हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स को शुरू कर रहा हूँ। आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का जो पहला यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। याद रखिए, आपके क्लास 12th में टोटल 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स में टोटल 14 चैप्टर हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें कितने चैप्टर हैं? उसमें 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही सबसे पहले समझूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको क्या दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये शुरुआत है। याद रखिए, यदि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझ ली, आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो याद रखिए आगे वाले लेक्चर आपके लिए बिल्कुल मक्खन होने वाले हैं। बहुत इजीली आपको क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। शुरू करते हैं आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और ये है आज हमारा पार्ट नंबर 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर जाने से पहले मुझे समझना होगा कि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यदि आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख पा रहे होंगे, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यदि मैं तोड़ने की बात करूं तो आप ये देखोगे कहीं ना कहीं ये जो हमारा वर्ड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 वर्डों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा? आप कहोगे सर इलेक्ट्रो, एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रो, और सेकंड वर्ड इज स्टैटिक्स। बोले सर बात तो सही है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे तो बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोले सर सही है। अगर आप इलेक्ट्रो को देखें तो इलेक्ट्रो से कहीं ना कहीं फीलिंग किसकी आ रही? बोले सर ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है, समवेयर इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो समवेयर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। बोले सर सही है। अगर हम एक बात करें, बोले सर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बोले चार्ज। मेरी बात को ध्यान में रखिए। अभी आप समझिए कि चार्ज, आप चार्ज को जानते नहीं हो, बस समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। मैं आपको चार्ज के बारे में एक चीज़ बताऊंगा। अभी केवल हमें समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। मेरा मुख्य जो अभी उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को समझना। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड की मीनिंग निकालनी है क्या है। तो आप कहो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्डों से मिलकर बना है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, सेकेंड वन इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इज समवेयर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है दैट इज ए चार्ज। और अगर हम स्टैटिक्स का मतलब देखें तो सबको पता होगा, बोले सर स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। कौन सी पोजीशन? बोले सर रेस्ट पोजीशन। रेस्ट मतलब नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। बोले सर सही बात है। तो यहाँ से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि बोले सर क्या, तो जो हमारा इलेक्ट्रो है दैट इज इन स्टैटिक पोजीशन, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है किस में है? बोले सर रेस्ट में है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है दैट इज चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी तो रेस्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि आई एम ए इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ और मेरे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज ए चार्ज। मेरे पास क्या है? पेन। मैं पेन को मानता हूँ चार्ज। अगर मैं रेस्ट में हूँ तो ये पेन भी रेस्ट में है। बोले सर सही बात। यदि मैं मोशन में हूँ तो ये पेन भी किस में होगी? मोशन में होगी। तो आप ये कह सकते हो इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, यदि मैं रेस्ट में हूँ तो मेरे ऊपर जो चार्ज दैट इज ए पेन, ये भी किस में होगी? रेस्ट में होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज आर एट रेस्ट। इसका मतलब अभी मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ पा रहा हूँ तो यहाँ से मैं केवल एक मीनिंग निकाल पा रहा हूँ दैट इज ए चार्ज एट रेस्ट। मतलब इस पूरे चैप्टर में मुझे चार्ज को कहाँ लेके रहना है? रेस्ट पोजीशन में लेके रहना है। यानी जितने भी कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने हैं वो चार्ज को लेके पढ़ने हैं, और वो चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ से चाहो आप अपने नोट्स में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या लिखोगे? बोले सर इलेक्ट्रो
स्टैटिक्स इज, मेरे साथ नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छे बनवा देगा, इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी स्टडी, किसके बारे में पढ़ता हूँ, अबाउट चार्ज, और वो चार्ज किस में होगा, एट रेस्ट पोजीशन, यानी जो हमारा चार्ज है वो कौन से पोजीशन में है, बोले सर रेस्ट पोजीशन में है। अभी मेरा केवल एक उद्देश्य था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझाना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। बोले सर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बारे में डील करता है, बोले उसकी स्टडी करवाता है कि जो हमारा चार्ज है वो कौन से पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले सब लोग एक बात क्लियर कर दीजिए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बोले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे किसके बारे में पढ़ना है, बोले सर चार्ज के बारे में पढ़ना है, और वो चार्ज किस में रहेगा, बोले सर रेस्ट पोजीशन में रहेगा। सिर्फ इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब किसके बारे में पढ़ना है, बोले सर चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में यदि मुझे पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना तो ज़रूरी है कि चार्ज होता क्या है। तो आप हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अभी मैंने केवल अपने यूनिट के नाम को क्या किया है, समझा है। अब मैं इस यूनिट में आने वाले सारे चैप्टर्स को एक एक से क्या करवाऊंगा, आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं अब चैप्टर, दैट इज क्या, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्या नाम है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। अभी तक मैंने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, अब मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में आपको पहला वर्ड मिल गया होगा जिसके बारे में मुझे पढ़ना है, दैट इज चार्जेज। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में, बोले सर चार्ज। चार्ज होता क्या है। चार्ज को समझने से पहले मैं थोड़ा आपको क्लास 11th की ओर ले चलता हूँ, या क्लास 9th की ओर ले चलता हूँ। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, बोले सर मैटर। बोले सर कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है, बोले सर वो सारी चीज़ जिसके पास दो प्रॉपर्टी हों। बोले कौन कौन सी, एक सर मास और दूसरा क्या हो, वॉल्यूम। यानी किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसका मास। मतलब अगर किसी भी चीज़ को मैटर होना है तो उसके पास क्या होगा, बोले सर मास होगा। और एक बात तो क्लियर है, यदि उसके पास मास है इट विल ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसके पास वॉल्यूम तो होना स्वाभाविक है। तो मास, अब आपने देखा कि कोई भी मैटर है उसके पास मास है, तो व्हाट इज ए मास, तो मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बिल्कुल सर, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब हर एक मैटर के पास होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका काम क्या है, इसके कारण मैटर करता क्या है। अगर आपने क्लास 11th में एक फोर्स पढ़ा होगा, दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप जान पा रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कौन सा फोर्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इसे बोला जाता है। आपने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता, इसका लॉ क्या कहलाता, लॉ कहलाता है कि एवरी बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स, पढ़ा है आपने, एवरी बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी टुवार्ड इट्स सेंटर। यानी इस यूनिवर्स की हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। मतलब अगर इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखूं तो आपको याद हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है। बोले सर क्या, यहाँ पे देखना आप
कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट m1 एंड m2। मतलब क्या चीज़ है m1, व्हाट इज m इज द मास ऑफ द बॉडी 1 एंड m2 इज द मास ऑफ द बॉडी 2। मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी A है और दूसरी बॉडी है B, उनके बीच की दूरी कितनी है, दैट इज r। एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। तो मेरा कहने का मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 एंड m2 बिटवीन बॉडी A एंड बॉडी B इज गिवन बाय जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसमें आप ये देख रहे हो m1 आ रहा और m2 आ रहा। जो m1 और m2 है यही तो रियल कॉज है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी जो मास है, मास इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे m1 की वैल्यू मैं 0 रख दूँ, यदि m1 की वैल्यू 0 रख रहे हो तो आप ये देख पा रहे होगे कि पूरा आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ देयर इज नो मास देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। रख के देख लो, m1 की वैल्यू 0 रखोगे, m1 गुणा करेगा 0 से कुछ भी गुणा कर दो आंसर 0 आता है। ऊपर 0 है, नीचे r स्क्वायर है, 0 से जो r स्क्वायर है वो डिवाइड करेगा 0 को तो भी आंसर कितना आएगा 0। यानी कि अगर चाहे m1 0 हो जाए चाहे m2 0 हो जाए, पूरे f को क्या निकलना होगा, 0 निकलना होगा। तो मैं अगर इस लॉ को थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, बोले क्या, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मास मैटर की वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, दैट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है। इफ देयर इज नो मास देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि एवरी मास ऑफ दिस यूनिवर्स, मैटर की जगह मैं क्या कह दूँ, एवरी मास ऑफ दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग अनदर मास टुवार्ड इट्स सेंटर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आशा करते हैं थोड़ी थोड़ी आपकी क्लास 11th की क्या हो गई होंगी, यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो ये चार्ज बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है। इतनी चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। अब एक बार बताओ, आपको पता है कि हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। मैं कोई भी पेन को ऊपर फेंकूं वो कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ क्या कर रही है, इस पेन को कहाँ खींच लेती है, अपने सेंटर की तरफ खींच लेती है। कोई भी चीज़ को यदि आप ऊपर फेंक के देखो, जो आप अपने आसपास फेंक रहे बैठे हो, चाहे आप किताब को ऊपर देखो, फेंक के देखो वो नीचे आ जाएगी, बॉक्स को ऊपर फेंक के देखो वो नीचे आ जाएगा। क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि अर्थ के पास मास ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कोई भी चीज़ को कहाँ खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। बोले क्या, एक बात तो यहाँ से आपने क्लियर कर ली, बोले अर्थ हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। बोले क्या, आप सब लोग क्या करेंगे, अपने पास छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को क्या करिए, फाड़ के रखिए। आपने छोटे से में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को आपने क्या कर लिया, पेपर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया। अब आप एक काम करो, तोड़ के जैसे ही आप हथेली पे रखोगे, आप एक बार बताओ, जैसे ही आप इन पेपर्स को ऐसे उड़ाओगे तो ये नीचे जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सिंपल सी चीज़ कीजिए। अब बोले सर क्या, अब आप एक काम करोगे, इस पेन को क्या करोगे, अपने बालों से रब करोगे, जो कि आपने देखा है। अब आप एक काम करोगे, जैसे ही इस पेन को आपने अपने बालों से यानी हेयर से रब किया और आप इस पेज को उठा के देखोगे, जो भी कि आपने पीसेस किए हैं पेज के, तो आप ये देखोगे वो पीसेस कहाँ जा रहे हैं, नीचे ना जाते हुए वो पीसेस कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये क्या हो गया, रियल में वो जाने कहाँ चाहिए थे, बोले सर नीचे जाने चाहिए थे। अब वो जा कहाँ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि पेन में कोई जादू आ गया, मैंने घिसा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पेन में घुस गया, जिसके कारण ये क्या कर रहा, पेन उठाने लगा। नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अभी कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ ही लगता है हमेशा ग्रेविटेशनल पुल। तो ऐसा क्या हुआ कि जो पेन पहले थी, मैंने रब नहीं की थी, कोई भी पेज को नहीं उठा पा रही थी, आज मैं इस पेन को रब कर रहा हूँ और ये पेन क्या कर रही है, पेज को कहाँ उठा रही है, ऊपर की तरफ उठा रही है। और एक चीज़ और देखिए, इस पेन का जो मास है वो अर्थ की तुलना में तो 0 मान के चला है, फिर भी वो पेज को अर्थ की तरफ ना जाने दे रही है, बल्कि अपने तरफ खींच रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं
रब करने पर कुछ ना कुछ इसमें ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसके कारण ये फोर्स लगा पा रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मास फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल, कौन सा फोर्स लगाता है? मास लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक उसी प्रकार इसके पास भी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसके कारण एक पेन भी हमारी क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स इतना ताकतवर है कि वो अर्थ के ग्रेविटी को भी क्या कर रहा है? ओवरकम कर पा रहा है। मतलब फिर से सुनिए कि मतलब जिन पेजेस को कहाँ जाना चाहिए था? नीचे जाना चाहिए था, वो पेज केवल एक मात्र पेन के घिसने से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब इस पेन के पास कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी आई है इस पेन को जैसे ही मैंने हेयर से रब किया है। यही एक प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर रही है। मतलब जो फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए था पेज को खींचने के लिए, उसी फोर्स को ये क्या कर रही है? ओवरकम कर रही है। उसी फोर्स को क्या कर रही है? अपोज कर रही है और पेज को कहाँ खींच रही है? ऊपर की तरफ खींच रही है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा हुआ क्या है? तो इसी को बोला गया है चार्ज। बोले सर चार्ज क्या होता? अब इसी से डिफाइन करना। अभी अगर हम आपको चार्ज की भाषा देखें डिक्शनरी में, तो जैसे कि आप एक बार बताइए, आपकी बैटरी है, बैटरी चार्ज होती है तभी तो वो काम करती है। इंसान चार्ज होता है तभी तो वो काम करता है। यानी कोई भी चीज़ चार्ज है वो क्या कर रही है? काम कर रही है। और याद रखो जहाँ काम होता है वहाँ फोर्स होता है, क्योंकि W = F(s) cos थीटा। यानी काम कौन करता है? काम इंसान नहीं करता, काम इंसान के द्वारा लगाया गया फोर्स करता है। फिजिक्स की भाषा में वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स। इफ देयर इज ए वर्क देन देयर इज ए फोर्स। इफ देयर इज ए वर्क देन द बॉडी इज चार्ज। अगर कोई भी बॉडी काम को कर रही है तो वो कैसी है? चार्ज है। तो यहाँ से मुझे मिला एक शब्द दैट इज ए चार्ज। यानी किसी भी बॉडी पर वो प्रॉपर्टी आ जाना जिसके कारण वो क्या एग्जर्ट करने लगे? फोर्स एग्जर्ट करने लगे। किसको छोड़कर? ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को फोर्स किसके कारण आता है? ड्यू टू द मास। लेकिन ये कोई दूसरी वाली प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बोले क्या? यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। बोले सर चार्ज। किसकी डेफिनेशन लिख सकते हो? चार्ज की। यानी इस पेन के पास क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। तो यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। बोले सर क्या? अभी तक कितनी प्रॉपर्टी थी? बोले सर एक प्रॉपर्टी थी दैट इज ए कौन सा? मास, जिसके कारण वो क्या लगाता था? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक और प्रॉपर्टी आ जाती है मैटर के पास दैट इज ए चार्ज। और चार्ज आ जाता है तो चार्ज के कारण वो एक और फोर्स लगाने लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ताकतवर होता है। तो चार्ज को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो चार्ज कैसे डिफाइन करोगे? बोले सर चार्ज इज दैट charge is the intrinsic property developed on matter. Developed on matter due to which it exert or experience an electric force। तो मैंने एक चीज देखा। बोले क्या? बोले सर चार्ज को मैं डिफाइन करूंगा किसी भी मैटर पर ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाना जिसके कारण वो कौन सा फोर्स लगा पा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पा रहा है। मास क्या होता? मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके कारण वो कौन सा फोर्स लगा पा रहा है? बोले सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहा है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से चीजें समझ पाए होंगे आप लोग। बोले सर मास क्या करता? मास इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और चार्ज इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज के कारण कौन सा फोर्स, सॉरी मास के कारण कौन सा फोर्स लगता है? बोले सर ग्रेविटेशनल फोर्स। और मास के कारण कौन सा लगता है? दैट इज ए
या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमने एक चीज क्लियर कर ली, बोले सर मैटर के पास कितनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बोले सर दो। मास हमेशा होती है, चार्ज डेवलप होता है। चार्ज डेवलप क्यों होता है, अभी आपने देखा जब हमने इस पेन को घिसा नहीं था तब ये पेन किसी भी पेपर को नहीं उठा पा रही थी, तब इसके पास कोई भी फोर्स लगाने की ताकत नहीं थी। जैसे मैंने पेन को घिस दिया, अब ये फोर्स लगाना स्टार्ट करने लगी, यानी चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी व्हेयरएज द मास इज ऑलवेज विथ अ बॉडी। मास हमेशा बॉडी के साथ में होता है, जबकि चार्ज डेवलप होता है। कौन कौन से मेथड से चार्ज डेवलप होगा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भले ही लेक्चर अभी बड़ा हुआ हो, थोड़ा सा समय मैंने ज़्यादा लिया हो, लेकिन आशा करते हैं आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक मास और एक चार्ज। व्हाट इज ए मास? Mass is an intrinsic property of matter due to which it exerts a gravitational force, and charge is also intrinsic property of matter, but it is developed on a matter due to which it exerts a electric force। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कंडीशन करते हैं, बोले सर ये चार्ज आया कहाँ से है, क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ये आज आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, इसमें हम आपको केवल इस चैप्टर से रूबरू करवाने वाले थे। आशा करते हैं आपको चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मास, इनके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब कंटिन्यूस धीरे धीरे हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, आगे तरफ कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।